नमस्ते। यूपी मांगे उत्तर, इलाज के लिए महामारी, कितनी है सरकार की तैयारी। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कोरोना कैसे कहर बरपा रहा है। शहर दर शहर और अस्पताल दर अस्पताल हाल जैसा ही है। हर तरफ दर्द और मातम की चीखें हैं। ऑक्सीजन की किल्लत लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। इस महामारी ने सरकारों के हर प्रयास को छोटा करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आज के आंकड़े भी डरावने हैं। आंकड़ों में राहत की खबर शायद ही कहीं से आई हो, चाहे प्रदेश का बहराइच हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, गाजियाबाद हो, गोरखपुर हो, कोई भी इलाका हो। अस्पतालों का हाल हर जगह एक जैसा ही है। इस महामारी ने सिस्टम के खोखलेपन को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया है। आज पीएम मोदी और सीएम योगी पूरे दिन एक्टिव मोड में दिखाई दिए। दिन भर बैठकों का दौर भी चला। प्रशासन और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी भी किए गए। पूरी कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को किसी भी कीमत पर पूरा किया जा सके और हालातों को जल्द से जल्द काबू में किया जाए। आज यूपी मांगे उत्तर में हम उसी कमी और कोशिश के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जितनी बड़ी चुनौती है उतनी कोशिश हम सब मिलकर कर रहे हैं, या इस भीषणतम महामारी से निपटने में कहीं कोई कोताही तो नहीं हो रही है। बहरहाल सरकार का दावा है कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे मरीजों को राहत मिले। विपक्ष हमलावर है, सवाल पूछ रहा है। अस्पतालों में ना दवाई है, ना बेड है, ना चिकित्सक है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। विपक्ष सरकार को नसीहत दे रही है। खुली आंखों से देखें क्या हाल है। यद्यपि कोरोना के दूसरे लहर का प्रसार बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे मरीज को राहत मिले, मरीज को बेड मिले, मरीज को जरूरी इंजेक्शंस और दवाइयां मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई हो। आने वाले दिनों में हम कोविड के खिलाफ जनता के सहयोग से जंग में कामयाब होंगे। कोरोना के दूसरी वेव को लेकर सरकार की कोई भी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो निश्चित रूप से बेड बढ़ाए गए होते, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई गई होती, ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए स्टॉक किया गया होता। लेकिन आज ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना बेड है, ना चिकित्सक है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो सरकार तैयारी का जो जुमला बता रही है, सरकार को और योगी जी को बस यही कहना चाहूंगा कि कम से कम आपको शमशान घाट होके आना चाहिए। जब आप शमशान घाटों का भ्रमण कर लेंगे और अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि क्या हालात है। जी हां, एक तरफ सामने आ रही तस्वीरें हैं, एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं। चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। कितनी है सरकार की तैयारी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद साहब जुड़ गए हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरे जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, और मैं चाहूंगा कि आप ये सवाल खुद सामने रखें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, सरकार यह कह रही है कि स्थितियां गंभीर है, लेकिन गंभीर स्थितियों के मद्देनजर हम इंतजाम कर रहे हैं, उसमें तेजी लाई जा रही है। इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, सरकार तो जंग लड़ ही नहीं रही है। सरकार अगर जंग लड़ रही होती तो शायद इतने ऑक्सीजन की कमी ना होती, इतने लोगों की मौतें ना होती। जिस तरह का यहाँ पे लोगों की बदहवासी देखी जा रही है हॉस्पिटल में, वो दिखाई ना पड़ती। सरकार का इंतजाम तो कम से कम दिखाई पड़ता। सरकार के इंतजाम आलम यह है कि मैं आपके टीवी चैनल पे पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि मैंने 100 कॉल मिलाए। डीएम को पहले मिलाया, फिर सीएमओ को मिलाया, तो सीएमओ ने उठाया फोन। उन्होंने एक नंबर दिया कि हमारे वहां पे एक डॉक्टर कोई रवि है। मैंने उनको 100 कॉल मिलाए और एक व्यक्ति वहां पे उसकी ऑक्सीजन 25-30% बची थी। मैंने कहा इसको किसी तरह से एडमिट कराया जाए, और 100 कॉल में एक कॉल नहीं उठा। यह सरकार का इंतजाम है। सोचिए आप, सरकार का तो फोन ही नहीं उठता। बट हम लोग दौड़ दौड़ के ऑक्सीजन का सिलेंडर लाइन में लगवा के लोगों को रात भर लाइन में लगवाते हैं, फिर सिलेंडर को भरवा के लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकार कहां है? सरकार का कोई व्यक्ति तो नहीं मिल रहा है, फोन तक नहीं उठ रहा, तो मिलेगा कहां से? मैं तो चैलेंज के साथ कहूं, मैसेज भी भेज दूं आपको। तो मैं तो अभी अगर मुख्यमंत्री के वहां पे कार्यालय में कोई सुन भी रहा हो तो सुन लीजिए। आप लोग की जिस तरह की संवेदनहीनता दिख रही है ना, आप ये मौत के जिम्मेदार हैं। जिस तरह की मौतें हो रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि समय से रहते इन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था समय
से रहते आपने कर ली होती, मात्र ऑक्सीजन की व्यवस्था, और बहुत चीजों की जरूरत नहीं थी। अगर आपने हॉस्पिटल में समय से ऑक्सीजन पहुंचा दिया होता तो बहुत लोगों की जानें बच जाती। और आपने हॉस्पिटल के अंदर में कुछ नहीं करते तो हॉस्पिटल में आपने ऑक्सीजन प्लांट ही लगा दिए होते 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर लगातार। जो आप मार्केटिंग इवेंट कर रहे थे, जो झूठे अवार्ड ले रहे थे, चापलूस लोग आपको अवार्ड दिला रहे, तो कहां चापलूस सारे 11 सतीश टीम जो आपके चापलूस थे, कहां चाटुकार लोग? ये चाटुकार लोग सुबह शाम हमेशा मुख्यमंत्री की तारीफ करते होंगे बैठ के, जब ये मीटिंग करते होंगे 1 साल तक। अगर ये चापलूसों ने यहाँ पे जमीन पे काम कर लिया होता तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत नहीं होती। कहां है? मैं तो कहता हूं चापलूस तो कोई दिख नहीं, एक भी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं चापलूस फोन उठाते? ये इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश की हालत को बद से बदतर करने वाला ही भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये सरकार जिसने उत्तर प्रदेश को ले जाके मौत के हवाले कर दिया। अगर आपने इसी पे काम क्यों नहीं किया? आपने किया, किसने आपको रोका था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चीज में बिजी रहते थे, कैसे समाजवादियों को घेरा जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे एफआईआर किया जाए, कहां साइकिल रैली निकाल रहे, कहां साइकिल उनकी पकड़ी जाए, किधर उनको जेल में डाला जाए। इतनी एनर्जी अगर आपने इस लोगों की सेवा में लगा दी होती, जिस जनता ने आपको जिताया था बारू मतों से, उस जनता की आपने सेवा कर दी होती तो आज हमारे अपनों की मौत नहीं होती। जितने भी लोगों की मौत हो रही है सब अपने हैं, वो पता नहीं किसके समझते, मुझे नहीं पता। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिनकी मौतें हो रही है, और इसकी जिम्मेदारी मौत नहीं है, हत्या है। ऑक्सीजन की कमी से अगर मौत हो रही है तो हत्या है, और हत्या की जिम्मेदारी किसको? ठीक है भदौरिया जी, मैं आपने जो सवाल किए हैं उसका जवाब मनीष शुक्ला जी से ले लूं मैं। मनीष जी, यहां पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अगर वक्त रहते ऑक्सीजन को लेकर ही कम से कम आपने इंतजाम कर लिए होते तो इतने लोगों की जान नहीं आती। दूसरी बात यह कि वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं आपको कि उन्होंने कितने अधिकारियों को नंबर मिलाया लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हमें नंबर बता दूं। देखिए दिव्यांश जी, अब इनको शांत कर दीजिए। भदौरिया जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांश जी, हम लोग भी सड़क पर हैं, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी कहीं नहीं दिख रहे। ये लोग ट्विटर पे और चैनलों पर केवल हल्ला मचाने के लिए आ रहे हैं। ये तो शोर ऐसे मचा रहे हैं जैसे इन्होंने सारे ऑक्सीजन प्लांट सभी मेडिकल कॉलेजों में और सब जगह लगाए थे और हमारी सरकार ने आके उसको तुरंत बंद कर दिया। भैया, कोरोना का जो दूसरा संक्रमण है उसकी तेजी अगर आप देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे तो पिछले साल जब सितंबर में सबसे ज्यादा आंकड़े आए थे संक्रमित लोगों के तो 7,000 से ऊपर थे। आज अप्रैल माह में ही 30 से ऊपर चल रहे हैं, 37,000 के आसपास आ रहे हैं। एक राहत भरी खबर है कि लखनऊ में आज 5,682 लोग नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो 7,165 लोग उपचारित होकर घर गए हैं। यानी ये ठीक साइन है, करीब 22,566 लोग पूरे उत्तर प्रदेश से ठीक होकर गए हैं। और अगर संक्रमण उत्तर प्रदेश में है या देश में है, पूरे विश्व में है, और सबके जिम्मेदार योगी जी हो गए। अनुराग भदौरिया की दृष्टि से देखा जाए, 12 करोड़ की जनसंख्या महाराष्ट्र की है जहां 65,000 से ऊपर रोज संक्रमित लोग निकल रहे हैं। 2 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली में है जहां 25-26,000 रोज संक्रमित निकल रहे हैं। अगर अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में संक्रमितों की संख्या को देखा जाए तो अनुराग भदौरिया के शब्दों में तो भूपेश बघेल और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को खोदकर गाड़ने का प्रबंध अपनी तरफ से किया था, अगर इनके शब्दों में देखा जाए तो। देखिए, राजनीति मत करिए अनुराग जी, ये समय महामारी का समय है। किसी की भी सरकार के समय में महामारी आ सकती है। सरकार सजग है, सरकार प्रयास कर रही है, और ऑक्सीजन की जो खपत बढ़ी है अगर उसके अनुपात को देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास और तमाम काम किए गए, इसके बावजूद क्रंच है। कहीं इसके नाते से मृत्यु नहीं हो रही है, क्रंच है, लेकिन हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी बड़ा डिसीजन लिया है। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ और उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी, आज रात एक कल तक आ जाएगी, टाइमिंग उसकी जो है। इसके अतिरिक्त जर्मनी से 23 प्लांट मंगाया जा रहा है ऑटोमेटिक, जिसके द्वारा ऑक्सीजन मिलेगी देश की जनता को। 30 मई तक बरेली के पास जो इफ्को का प्लांट है वो भी ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। तो हमको लगता है कि राजनीति न किया जाए, ठीक है, और तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जावेद अहमद साहब को जनसंख्या की दृष्टि से करेंगे, भदौरिया जी पहले जावेद अहमद साहब की दृष्टि से करेंगे, ठीक है, जावेद अहमद साहब यहाँ पर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, यहाँ पर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों से तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के मुताबिक परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जावेद साहब। दिव्यांश जी,
अच्छा एक मिनट रुकिए अब जरा, एक मिनट जनसंख्या रुकिए। के अनुपात हाँ भदौरिया में जी, तुलनात्मक भदौरिया जी एक आंकड़ेबाजी मिनट, एक होगी। मिनट, अहमद साहब आ रहा हूं आपके पास। भदौरिया जी, डिबेट से ज्यादा लोगों की जान पे आ पड़ी है। मैं नंबर दे रहा हूं, भदौरिया जी, दो प्लीज। सिलेंडर पहुंचवा दे वहां पे। दो सिलेंडर झूठ पहुंचा का दे, कारोबार जाएगा ना मत कि करिए। सरकार कितनी भदौरिया जी, पहुंचा भदौरिया जी पहले सवाल सामने आने दीजिए, पहले सवाल सामने आने दीजिए, फिर चर्चा भी करेंगे इस पर जो आप कह रहे हैं। झूठ रोज झूठ बोलते एक मिनट, हैं। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज हॉस्पिटल के मेरी बात सुन लीजिए। आप भदौरिया जी मेरी बात सुनिए आप प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज सर मेरी गुजारिश है आपसे, पहले सवाल सुन लेते हैं फिर चर्चा भी करेंगे। पहले सबके सवाल सुन लेते हैं, कांग्रेस के भी तो सवाल हैं, उन सवालों को भी सामने आने दीजिए। जावेद अहमद साहब, जावेद जी बोलिए। देखिए दिव्यांश जी, बहुत स्पष्ट। देखिए दिव्यांश जी, अब ये ब्रांडिंग का और ये प्रचार का समय नहीं है। ये आंकड़ेबाजी के खेल से सरकार को भी बाहर आना चाहिए। मैंने पिछली डिबेट पे भी आपके साथ कहा था कि क्यों नहीं चिकित्सकों की, चिकित्सा वैज्ञानिकों की राय सरकार ने मानने का काम किया, क्यों उसने अनदेखी करने का काम किया। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, अरे मध्य प्रदेश भी तो मनीष जी को याद रखना चाहिए, कर्नाटक और वो गुजरात भी याद रखना चाहिए कि जहां पर एक एक चिता पर 300 का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये राजनीति का विषय भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और बाद में आरोप लगाएगी। मैं सवाल कर रहा हूं कि पिछले कोरोना काल से इस कोरोना काल में लखनऊ में ही जांच के केंद्र आधे क्यों रह गए? क्यों लेवल 3 के बेड जो है 350 आपने कम कर दिए? आप बताइए, 96 निजी अस्पतालों को आपने कोविड सेंटर में कन्वर्ट करने का काम किया उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अंदर। और इन कोविड सेंटरों में क्या पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, आईसीयू है, वहां पर जीवन रक्षक दवाएं हैं? इसकी कोई बात नहीं करता। आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। जब लगातार ये कहा जा रहा है कि सारी शक्तियां केंद्र में निहित हैं इस पेंडेमिक में, और जब सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, तो जनता के सवाल, जो मरीजों के सवाल हैं, आज भी किस तरीके से दर्दनाक तस्वीरें छपी हैं इसी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज की, कि होल्डिंग एरिया के बाहर अपने निजी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोग पड़े हुए हैं, जीवन की भीख मांग रहे हैं, एक बेड मांग रहे हैं। क्यों 10% बेडों को आपने सुरक्षित कर दिया है? क्यों आम जनता के लिए बेड नहीं है? किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर होम आइसोलेशन में जाने वाले गंभीर मरीजों को आपने तुगलकी फरमान सुना दिया कि हम उनको इंडिविजुअल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देंगे। आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे और उस पर कांग्रेस या विपक्षी दल सवाल भी ना पूछे और राजनीति करने का, आप आरोप लगाने का काम करोगे। अरे निर्लज्जता की सीमा होती है। आप हम पर आरोप लगा लीजिए, जितना चाहे राजनीति कर लीजिए, लेकिन इस देश की और प्रदेश की जनता हाथ जोड़ के विनती है कि उसके जीवन की रक्षा करिए। उसको जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो आवश्यक दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो तो उपलब्ध करा दीजिए। ये क्यों जांच केंद्रों में इतनी भीड़ उमड़ रही है? अगर ये पिछली बार के बराबर भी होते तो संभवतः ये संक्रमण की स्थिति बढ़ने से हम रोक सकते थे। आपको नहीं समझ में आया कि आपकी पार्टी के, मैंने पिछली बार भी कहा था। ठीक है भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके पूर्व पार्षद सुखदेव प्रसाद पांडे जी की मृत्यु कैसे हो गई? उनको बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होना चाहिए, मरीजों की जान बचानी चाहिए। एक पहलू यह भी है कि जो तैयारियों में अब तेजी लाई जा रही है, जैसा कि सरकार कह रही है, क्या यह तेजी पहले नहीं लानी चाहिए थी? जो इस तरह के हालात आज पैदा हो रहे हैं या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सवाल किससे है? ये मनीष जी सवाल है मेरा। मनीष जी आपसे सवाल है मेरा। ये देखिए दिव्यांश जी, एक तो मैं एक जवाब ये देना चाहता हूं, अगर मैंने कांग्रेस की जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके आंकड़ों को हमने रखा, सबसे ज्यादा वहां से संक्रमित हो रहे हैं, वहां की जनसंख्या 12 करोड़ है, जिसमें जावेद जी को नाराज नहीं होना चाहिए, मानना चाहिए। 2,500 रुपए आप वसूलते हैं, अगर छत्तीसगढ़ में वो बात मैंने कही तो नाराज नहीं होना चाहिए। अपने प्रियंका जी प्रदेश में भदौरिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वेट, मैं आ रहा हूं। भाई हमारे जांच की क्या व्यवस्था है? उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर तक आप नहीं बना पाए इस बार। और ठीक है, खाली जो है ये लगातार ये झूठ और ये आंकड़े
नहीं, एक एक करके बोलिए ना, देखिए एक एक करके बोलिए, फायदा क्या होगा। कीजिए। देखिए सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं, इस पर चिल्लाने प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज। आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, जावेद साहब और अनुराग जी प्लीज, मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। झूठे आंकड़े दे रही है जावेद जी, महाराष्ट्र की सरकार झूठे आंकड़े दे रही है क्या आपकी कांग्रेस की सरकार? नहीं मनीष जी, यहाँ पर ये आरोप लग रहा है, मनीष जी यहाँ पर ये आरोप लग रहा है कि आंकड़े, ये अभी आंकड़े पेश करने का वक्त नहीं है। मनीष जी, ये कांग्रेस कह रही है कि आंकड़े पेश करने का वक्त नहीं है, मरीजों की जान बचाने का वक्त है। जब आप राजनीति कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आपकी प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है लगातार, तो आपको अनुपात में बात तो कहनी ही पड़ेगी। जब 24 करोड़ हमारी जनसंख्या है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़, मैं झूठ बोल रहा हूं? दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, मैं झूठ बोल रहा हूं? महाराष्ट्र में 65,000 से ज्यादा मरीज रोज। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग अस्पतालों की, कहीं पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, कहीं पर मरीज कतारों में खड़े हुए हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है कि इस वक्त मरीजों की भर्ती नहीं हो सकती है। मुझको कैलकुलेट 15 सेकंड में कर लीजिए। मेरा बस सब ये कहना है कि संक्रमण की दर ऐसी इतनी तेज थी कि चाहे कांग्रेस की महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसके नाते से तमाम प्रकार की दुश्वारियां सामने आई। मैं ये नहीं मान सकता कि उद्धव ठाकरे या प्रियंका गांधी की महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, संक्रमित होने के लिए तो छोड़ दिया, मैंने ये तो नहीं कहा। लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा से लेकर जावेद अहमद तक किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। महामारी के समय में सबको संयम से काम लेना चाहिए। क्रंच है चीजों का, इसको मैंने नहीं अस्वीकार किया, लेकिन हर जगह सरकार खड़ी है, सरकार पहुंच रही है। मेरा स्पष्ट मानना भी अनुराग जी कह रहे हैं कि रोज मैं टहल रहा हूं, किस हॉस्पिटल ये गए पूछ लेते हैं, कल ये बताएं, पूछ लेते हैं इनसे। अनुराग जी यहाँ पर मनीष जी पूछ रहे हैं आप किस अस्पताल में गए थे, आपने किसको कॉल किया था अधिकारी को, उन्होंने क्या जवाब दिया? मनीष जी पूछ रहे हैं आपसे। अरे भाई नंबर नहीं, आप कहां गए थे? आप बता रहे थे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, बताइए। मिला लें और कार्रवाई भी करें। मैं नंबर बोल रहा हूं, ठीक है, जवाब देने दीजिए। 7111 नहीं ये देखिए अनुराग जी मेरा सवाल सुनिएगा। मनीष जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस अस्पताल में गए थे, वहां पर क्या आपने अवस्था देखी, क्या तस्वीर देखी, वो बताइए। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं नंबर बता रहा हूँ। मैंने सीएम डीएम नहीं एक मिनट सुन तो अनुराग जी, यहाँ पर मनीष जी पूछ रहे हैं कि आप किस अस्पताल में गए थे। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सीएमओ को सीएमओ को बुलाने के बाद बड़ी मुश्किल से फोन उठा, हमने कहा परेशान है इसको, उन्होंने एक नंबर दिया, बोले ये नंबर है 7007111277। अब इस नंबर पे ये कल भी इसी तरह से कह रहे थे, मिलाते मेरा फोन का ठीक है मनीष जी, लेकिन जो सवाल यहाँ पर अनुराग जी खड़ा कर रहे हैं उसका एक सिरा मैं सामने रखना चाहता हूँ। क्या जो सख्त दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, क्या प्रशासन उनका पालन कर रहा है? क्या जमीनी स्तर पर मरीजों को जो दिक्कत आ रही है उसमें अधिकारियों की लापरवाही है, हीला हवाली है, क्या वजह है इसके पीछे? दिव्यांश जी इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का रेड हैंडेड झूठ आपके चैनल पे पकड़ा गया। नहीं सर प्लीज देखिए, परसों इस चैनल पे बैठ के फिर कह रहे थे आपने संयम की बात की, तो मेरी गुजारिश है कि इस वक्त अगर हम चिल्लाट शोर शराबा कोई भी करेगा वो शायद जायज नहीं रहेगा। सर पूरे ये मेरा अनुरोध है आप सबसे। मैं बोलूंगा, मुझे समय दीजिएगा, मैं बोलूंगा, इनको शोर मचा लेने दीजिए। एक मिनट, तो आराम से मुझ पे ताव देके सो रहे हैं, इनको शोर मचा लेने दीजिए, मुझे समय नहीं भदौरिया जी आपने सवाल पूछा, मैं जवाब ले रहा हूँ नमनीत जी से। अब अभी नंबर मिला है ना, ये झूठे पकड़े गए हैं। नहीं आपने जो बात कही है मैं पूछ रहा हूँ ना। अनुराग जी क्या पूछने देंगे आप मुझे? सवाल पूछने देंगे आप मुझे? देखिए मनीष जी एक बात मैं रखना चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक अधिकारी को फोन मिलाया, मैंने सीएमओ को फोन मिलाया, लेकिन जो जवाब मिला उसके तहत ना तो मदद मिली ना सहयोग मिला। दो बातें, एक तो इन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल घूमा, दूसरा इन्होंने कहा मोबाइल सुनने में आया, और ये आज इन्होंने पहली बार नहीं कहा। जावेद जी ही थे परसों और आप ही थे मॉडरेट कर रहे थे, और मैं भी था। यही पहला एक बात और जोड़ देता हूं अनुराग जी, एक तरफ अनुराग जी के सवाल हैं, दूसरी तरफ जो मरीज दिखाई दे रहे हैं अस्पताल के बाहर, मैं उनको लेकर भी कह रहा हूं कि अगर वो किसी को फोन लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ रही है? मैं दिव्यांश जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, अभी कंप्लीट होने दीजिए या अगले राउंड कंप्लीट होने दीजिए, 30 सेकंड मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि गंभीर बात है, आने दीजिए। जी परसों इसी पैनल पे जावेद जी थे, अनुराग जी थे, आप थे और मैं था।
इन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल घूम रहा था, आज भी इन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल घूम रहा था, और मैंने फोन किया, दो बातें इन्होंने कही। हॉस्पिटल अगर ये घूम रहे थे परसों आज ये टाइम बता दे, आज ये रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। हाँ, ये अगर कहते हैं कि इन्होंने फोन मिलाया, फोन नहीं उठा, इसकी जांच होगी। निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी का लापरवाही कर रहा है तो इनको अधिकार है, ये शिकायत कर सकते हैं, चैनल पे कर सकते हैं, पब्लिक फोरम पे कर सकते हैं, और स्वयं सीएम क्या कर सकते हैं, जितने भी डीएम क्या भी कर सकते हैं। हमको कोई आपत्ति नहीं है, होनी ही चाहिए लोकतंत्र में। कोई भी अधिकारी निरंकुश नहीं होना चाहिए, चाहे विपक्ष का कोई नेता करे फोन, चाहे सत्ता पक्ष का करे, मैं इस बात का समर्थक हूं। लेकिन झूठ का कारोबार अनुराग जी बंद कर दीजिए। अगर आप गए थे, मैं फिर चैलेंज दे रहा हूं, तो उस हॉस्पिटल का नाम बताइए, टाइम बताइए। नहीं, वो ये कह रहे हैं हॉस्पिटल कैसे सर देखिए प्लीज। नहीं, आज उन्होंने 2 बार कही। नहीं देखिए सर, इस वक्त मुझे लगता है थोड़ी सी मानवीय संवेदना हम सबको रखनी होंगी। कई बार क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको जितना लंबा खींचा जाए उसका जवाब नहीं मिल पाता। परसों भी इन्होंने कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका जवाब अंत तक नहीं मिल पाएगा आपको। उसके अगर हम पीछे पड़े रहेंगे तो वक्त इसी में जाहिर हो जाएगा। तो बेहतर होगा हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ये नंबर क्यों नहीं उठाते बताइए, आप ही मिलाइए। आप सीएमओ कैसे मैं इस बात से सहमत हूं, फोन उठा, अगर कोई नंबर नहीं उठा रहा है। मेरी गुजारिश है कि सहमत असहमति की बात नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी है। और शायद हम भी यही सवाल सामने रख रहे हैं। ना गुस्सा, ना तनाव, बल्कि संयम तो रखना जरूरी है ही, साथ ही साथ जो हकीकत सामने है उस पर भी बात करना और सवाल पूछना उतना ही जरूरी है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में, यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यह चर्चा किसी को सच, किसी को झूठ साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि उस जमीनी हकीकत को परखने, देखने और समझने की है जिसके चलते पूरा प्रदेश इस वक्त एक जंग लड़ रहा है और जरूरत है सबका साथ होना एक साथ, ताकि ये जो मुश्किल इस वक्त सबके सामने है वो लड़ाई थोड़ी आसान हो सके। हाँ भदौरिया जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत है उस समझने की, कि सरकार की कितनी तैयारियां हैं, अगर तैयारियों में खामियां हैं तो उसे तथ्यों के साथ सामने रखा जाए। अब आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जिसके लिए उसका नाम था गोविंद तिवारी, उसका भाई है धर्मेंद्र तिवारी। मेरी कोई आज तक मुलाकात नहीं, धर्मेंद्र तिवारी से कोई मुलाकात नहीं है। उनसे फेसबुक के माध्यम से उनका फोन आया, मैंने उनको एक आदमी भेजा, उर्मिला हॉस्पिटल में भर्ती है वो। मेरा व्यक्ति गया, 2 सिलेंडर दे के आया। फिर उसकी चूंकि उसकी ऑक्सीजन 35% हो गई, तो मैंने सीएमओ को फोन मिलाया। पहले डीएम को मिलाया, फिर डीएम का फोन ट्रांसफर था, कोई बात नहीं, सीएमओ को मिलाया। तीसरी बार में सीएमओ साहब ने उठाया, लेकिन सीएमओ साहब ने एक नंबर दिया कि ये बैठे हुए हैं इमरजेंसी में हमारे वहां पे कोविड सेंटर पे, इनसे बात कर लीजिए, डॉक्टर रवि है। मैंने उनको 100 कॉल मिलाई, फोन नहीं उठा, और अभी खबर आई है कि वो गोविंद तिवारी की डेथ हो गई। अब सोचिए यार, ये किससे करो मुझे, जिसके लिए मैं मदद करता था वो मर गया, किससे कहूं बताइए जरा। मैं 100 कॉल मिलाया, अगर उठा लिया होता, अगर वो भर्ती हो गया होता, बच गया होता ना। ये जिम्मेदारी खाली हमारी अपोजिशन या हमारे मानवता के नाते तो मैं कर रहा था। तो क्या सरकार के बैठे हो डॉक्टर रवि, जिनका नंबर मैं चिल्ला के आपको बोल रहा हूं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अब सोचो मुझसे कितनी आशा लगा रहा था वो धर्मेंद्र तिवारी। मैं नहीं जानता उसको, मेरी कोई मुलाकात नहीं है उनसे। मैंने अपना आदमी भेजा सिलेंडर लेके, उसने बोला सर हमें भर्ती करा दीजिए क्योंकि मेरा भाई मर जाए, और मर गया। अभी मैंने फोन आपके जैसी आपकी डिबेट में मैंने सोचा अभी फोन कर लूं, शायद मदद अभी हो जाए, यहाँ डिबेट चल रही है। लेकिन उसने कहा भैया मेरा भाई नहीं ना। आप सोचिए आप, और आप कहते हो कि आप चिल्लाओ नहीं, क्या करूं मैं बताइए? ये मानवता? ये मुझसे पूछते हैं हॉस्पिटल, मैं तो नंबर बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, और उसकी डेथ हो गई, फोन नहीं उठाए, हत्या की जिम्मेदार कौन है जरा बताइए? क्या वो नहीं हो सकता जिसको मैं अधिकारी को फोन मिला रहा था? 100 कॉल मिलाए हैं, मैसेज भी डाला है, और उसने फोन तक का जवाब नहीं दिया। जो जिम्मेदार पद पे बैठे लोग फोन नहीं उठाएंगे, और हम लोग भटकते हैं यहाँ पे। क्या दोष है हमारा जरा बताना? क्या दोष है धर्मेंद्र तिवारी का? क्या दोष था गोविंद तिवारी का कि उसने बीजेपी की सरकार चुन ली थी? ये है उसका दोष क्या जो उसकी मौत हो गई? अभी उसने मुझे मैंने फोन मिलाया, क्या हुआ भैया? बोले भैया नहीं रहे। अब बताइए किसको मैं दोषी ठहराऊं? ये दोषी भी नहीं है तो हत्या है। अब आप इसमें राजनीति करो, मैं कहां राजनीति है इसमें जरा बता दीजिए? किसी की मदद करना राजनीति है? फोन मिलाना राजनीति है?
अगर फोन में राजनीति है, मदद करना राजनीति है, तो समझो मैं राजनीति कर रहा हूँ मनीष जी, समझ लो। मैं नाम लेके नंबर देके बोल रहा हूँ। मैं 100 कॉल मिला है इस आदमी को, जिस आदमी का मैं नाम ले रहा हूँ। इसने फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज दिया, मर जाएगा आदमी, फोन उठा लीजिए, मर जाएगा आदमी, और मर गया वो। बताइए, आप बताइए क्या करें? कितना आसान महसूस होता है, हाथ पैर कैसे झल्लाते हैं आपको पता है? किसी घर का व्यक्ति चला गया, मेरा अपना उत्तर प्रदेश का ही तो है, भले मैं उसे नहीं जानता, नहीं मिला उसे। मनीष जी, इस वक्त भदौरिया जी रो भी रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं। नहीं दे पाए, उसकी मौत हो गई। शांत हो जाओ तो राजनीति हो रही है, ये राजनीति है, इसको राजनीति करते हो आप थोड़ा दिल में, अंतर में। अगर शांत करिए इनको तो देखें, दर्द को एहसास करें, अधिकारी आपके क्या कर रहे हैं, देखो जरा। खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश और आप मानने को नहीं तैयार हो। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं तो नंबर नाम सब। मनीष जी बोलिए, आप बोलिए, ये इनको शांत करिए ना, मैं बोलिए। 100 कॉल कुछ होते हैं, 100 कॉल। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, बस इतना रिश्ता है कि भाई उसने मुझसे मदद मांगी थी, मानवता के नाते मदद मांगी थी, मैं मदद कर रहा था। सोचिए आप, ये हालत है। मनीष जी बोलिए आप। और उसमें एक बात नहीं, एक बात और देखिए दिव्यांश जी, आदमी उससे मिलने गया, दिव्यांश जी, एक सिलेंडर में 2 महीने भेजे थे, बोला एक छोटा सा सिलेंडर कहां से आया, तो बोला एक और किसी ने जुगाड़ लगाया। मनीष जी, इस वक्त भदौरिया जी की आंखों में आंसू हैं, इसे आप उनका गुस्सा देखते हैं, संवेदनाओं के तौर पर देखते हैं, या फिर इसे भी आप सियासत के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं दिव्यांश जी, जो पूरा इशू है उस पर मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैंने 2 बातें कही। भदौरिया जी ने जैसे ही फोन की बात कही थी, मैंने कहा था, और आप निकाल सकते हैं, ये इनके रोने के पहले की बात है, इनके आंसू के पहले की बात मैंने कही थी कि अगर इन्होंने फोन मिलाया, फोन नहीं उठा, तो ये गलत बात है, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने परसों एक चीज रिपीट की थी, आज भी रिपीट की थी कि मैं हॉस्पिटल गया। मुझे पक्का यकीन है। मनीष जी देखिए, मैं एक बात आपको प्लीज गुजारिश कर रहा हूं, हम बातें भी कर रहे हैं, हम चारों बातें भी कर रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, हम बातें भी कर रहे हैं दूसरे से। किसी को सच और झूठ साबित करने के लिए हम कहां तक चर्चा करेंगे और अंतहीन चर्चा हो जाएगी वो? नहीं, हम सवाल ये सच और झूठ का नहीं है, सवाल ये है कि कितनी चीजें इस तरह से गलत तरीके से पेश की जाती होंगी। आपके चैनल पे दूसरे दिन रिपीट हो रहा था और लगभग इसी पैनल पे रिपीट हो रहा था, उसमें मैंने सवाल खड़ा किया था। मैंने तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मैंने फोन मिलाया था, फोन पे तो मैंने सवाल ही नहीं खड़ा किया। आप भी सुन रहे थे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे आप कहिए। तो मनीष जी, इस मर्ज की दवा क्या है, कैसे होगा इलाज इस समस्या का? दिव्यांश जी, पहले आप नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, इस बात को क्लियर हो जाने दीजिए। इनके सीएमओ को फोन करने, इनके डीएम को फोन करने, या सीएमओ द्वारा दिए गए नंबर पे फोन करने पे तो मैंने सवाल ही नहीं खड़ा किया था। आप इस बात के आप गवाह है, आपका चैनल गवाह है, आपकी रिकॉर्डिंग गवाह है, जावेद जी बैठे हैं, अगर सही बोलेंगे तो वो भी गवाह है। लेकिन मैंने जिस पे सवाल खड़ा किया था वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए कि चैनलों पे बैठ के बात सही होनी चाहिए। तो सवाल खड़ा करने पे कभी भी आपत्ति नहीं है लोकतंत्र में। हम लोग भी विपक्ष में 14 साल अभी थे। नहीं, लेकिन मनीष जी ये भी सच है कि चाहे आप हों, चाहे जावेद साहब हों, चाहे कोई भी नेता हो, इस वक्त सभी एक दूसरे की मदद के तहत मैसेज भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहे हैं, और जिसका जितना होगी ये बताइए, जिससे जितना हो सकता है वो कोशिश कर रहा है कि वो मदद कर सके। आप बताइए, नंबर बताइए किससे मदद होगी, आप नंबर बताइए किससे मदद होगी, हम उससे मदद मांगे। देखिए भदौरिया जी, देखिए मैं भदौरिया जी इस तरह से चिल्ला के देखिए बात झूठ, देखिए जहां आप झूठे थे आप झूठे हैं, आज मैं कह रहा हूं थोड़ी हम राजनीति बात ठीक है, आपकी झूठ पकड़ी। मैं कुछ देर के लिए आप दोनों को शांत करता हूं, कुछ देर के लिए शांत करता हूं। वो सही, वो झूठ ठीक है, जावेद अहमद साहब, मान लो क्या अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ रही है? क्या ग्राउंड लेवल पर स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सभी राज्यों में यही वजह है कि हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं, हेल्थ सेक्टर पर बहुत दबाव पड़ रहा है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात हो या बेड नहीं मिलने की बात हो। देखिए दिव्यांश जी, अभी मैं डिबेट पे बैठा था, अभी एक दुखद सूचना मेरे पास फिर आई। पिछले 24 घंटे में हमने अपने परिवार के एक सदस्य और 3 अपने छोटे भाई समान बहुत निकटतम मित्रों को खोया है। उसमें एक मित्र अभी जिनकी दुखद सूचना आई है, वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी रहे रायबरेली जनपद के, सुभाष झा। उनका देहांत हो गया। वो मेरा बहुत प्यारा और छोटा भाई के तरीके से था। कल इसी तरीके से
सर्वेश प्रताप सिंह का देहांत हुआ, इसी तरीके से हमारे परिवार के एक सदस्य का देहांत हुआ। ये देखिए, झूठ का समय नहीं है, मन बहुत दुखी है, बहुत उदास है। इस उदासी और दुख की इस घड़ी में जब कहीं पर झूठा साबित करने का प्रयास होता है दिव्यांश जी, तब और कष्ट होता है हृदय को। आज संवेदनशीलता की जरूरत है, संवेदनहीनता की आवश्यकता नहीं है। हम कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, क्या वो देश के खिलाफ खड़ा है या समाज के खिलाफ खड़ा है? हम अगर इसमें ऊर्जा को व्यय करेंगे तो ये स्थितियां संभलने वाली नहीं है। ये तानाशाही का दौर नहीं है। हमें समृद्ध समाज का जो हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर हम सच को स्वीकार कर लें तो क्या चला जा रहा है? अगर गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार कर लेने में क्या चला जा रहा है? पूरा देश संकट की घड़ी में है। उत्तर प्रदेश की स्थितियां बहुत विकराल हैं। हम आप यहां रहते हैं तो हमें सोचना और समझना पड़ता है। कल ही शाम को बात हो रही थी झांसी में, किस तरीके से हमारे एक मित्र की सास को, उनके साले को, उनके ससुर को निकाला गया और सास का देहांत हो गया। आज होम आइसोलेशन के लोगों को हम सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, दवाएं तो छोड़ दीजिए। जब ये स्थितियां हैं, बड़े आदरणीय मनीष जी, इस सच को स्वीकार कर लेने में ही बड़प्पन है कि हाँ कमियां हैं। जब आपने सीओजी नंबर जारी किए हैं, जब अखबारों में आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, तो वो अधिकारी, वो सक्षम अधिकारी क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं? उनको उठाना चाहिए ना। किस तरीके से जब तक रेफरल पर्ची का मामला चला सीएमओ के यहाँ, एक बाबू ने किस तरीके से घूसखोरी की है, बगैर उसकी मर्जी के एक रेफरल पर्ची नहीं लिखी गई। कल भी मैंने एक चैनल पे कहा था कि ताल कटोरा में जो ऑक्सीजन सिलेंडर जहां पर दी जा रही है, वहां पर पुलिस स्थानीय जो है एक आदमी से टोकन के रूप में 200 रुपए ले रही है, तब वो लाइन में खड़ा हो सकता है। उसी में सुखदेव प्रसाद जी की मौत हो गई, पांडे जी की, जो भारतीय जनता पार्टी में थे। कम से कम हमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। ये आंकड़ेबाजी का दौर नहीं। कितने आंकड़े दिखाएंगे? जो व्यवस्थाएं हैं, कुप्रबंधन है। आपने सरकार को 4 साल इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया है और ब्यूरोक्रेसी के चश्मे से उसी तरीके से देखा है कि जैसे एक तांगे वाला अपने घोड़े को हरा चश्मा पहनाकर सूखी पीली घास पर पानी डालकर, नमक डालकर खिलाने का काम करता है। उस स्थिति से, उस व्यवस्था से आदरणीय मनीष जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे पुनः कह रहा हूं कि बाहर आइए, सरकार को सचेत कीजिए। अगर वॉलंटियर नहीं है तो हम लोग खड़े हैं साथ में काम करने के लिए। 20-20 हजार रुपए मेडिकल कॉलेज से या किसी कोविड सेंटर से 100 को ले जाने के लिए अगर 100 वाहन वसूल रहा है तो यह स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसको क्यों नहीं देख रही है? किस तरीके से? अगर इन सवालों को हम आपसे करते हैं तो इसमें कहीं गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। इन सवालों को गंभीरता से सुनकर, आप सत्ता में हैं, सवाल हम आपसे करेंगे। जहां हमारी जरूरत है हम आपके बगल में खड़े हैं। वैचारिक विरोध है हमारा आपसे, हमेशा रहेगा, उससे इनकार नहीं है। लेकिन इस संकट काल में मनीष जी आपके साथ खड़े हैं। आप इसमें दया कीजिए, कृपा कीजिए, लोगों की जीवन की रक्षा कीजिए। ये जो अव्यवस्थाएं राजधानी में भदौरिया जी और जावेद साहब, कम से कम आप दोनों ने दूर कराने का प्रयास करिए कि एक व्यक्ति मौत के बाद उसका परिवार 1 लाख रुपए खर्च करके उसका अंतिम संस्कार करे। ठीक है भदौरिया जी और जावेद साहब, आप दोनों ने जो सवाल रखे हैं उन्हीं सवालों को मैं आगे ले जाकर जरा मनीष जी से पूछ चाहता हूं। मनीष जी, आप एक जिम्मेदारी भरे पद पर हैं और सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़े रहे हैं। आपके पास भी कई फोन आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे। क्या आप भी अधिकारियों को फोन करते हैं तो क्या रुख देखने को मिलता है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिल पा रही है? देखिए, सरकार पूरी तरीके से प्रदेश की जनता का जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा, मैंने तमाम एग्जाम्पल्स अन्य राज्यों के लिए इसीलिए दिए थे कि मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तो उसके प्रदेश की जनता का जीवन खतरे में पड़े। और संक्रमण और रोगियों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है उसके नाते से तमाम चीजों में क्रंच आया। लेकिन ये वक्त है भरोसा पैदा करने का, विश्वास पैदा करने का, झूठ के सहारे भ्रम पैदा करने का नहीं है। मैं जिस बात में पहले समय से कायम था, अभी भी मैं कायम हूं। मैं उस सवाल को नहीं दोहराने जा रहा हूं
लेकिन झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन मनीष जी, अगर तस्वीरें सामने आएंगी कि अस्पताल के बाहर जो बोर्ड लगे हुए, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, तस्वीरें सामने आई हैं, आज गाजियाबाद से आई हैं और भी जगहों से आई हैं, कहीं पर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या जनता के जहन में भरोसा जग पाएगा या फिर डर बढ़ेगा? नहीं, तमाम तैयारियों की चर्चा लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था तो श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव के बयान को याद दिलाएं। आखिर ये जनता के साथ, जनता की जान के साथ खिलवाड़ था कि नहीं? ये जिम्मेदारी आज लेंगे दोनों प्रवक्ता जो बैठे हैं आपके यहाँ, क्योंकि अखिलेश जी राहुल गांधी तो मिलेंगे आपके चैनल पे। मत लगाइए, राहुल जी ने नहीं कहा। क्या नहीं कहा था? मत लगाइए। क्या नहीं कहा था? और क्या कहा था? क्या कहा था? ये वैक्सीन आपने कहा था ना कि हमने बनाई है। आपने वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने का उनको अपमानित करने का काम किया। अभी भी वैक्सीन किसने बनाई थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन आज इन परिस्थितियों को कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अधिकारियों को क्यों बचाना चाहते हैं? मैं मनीष जी आपसे ये लोग झूठे आरोप लगाए तो सुन लो। मनीष जी देखिए, मैं तय नहीं कर सकता, ये मैं तय कर नहीं सकता कौन सच्चा कौन झूठा। मैं जो सवाल सामने आ रहे हैं मैं उनको रख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनका जवाब ले सकूं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मेरे पास इस बात का अधिकार नहीं है कतई कि मैं साबित करने में लग जाऊं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। शांतिपूर्वक इनके सवालों को सुनता हूं, फिर जवाब देते समय दोनों लोग मिलजुल कर चिल्लाने लगते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा उसको जावेद जी डिफेंड करेंगे, राहुल गांधी ने क्या कहा इन्होंने डिफेंड करेंगे, महाराष्ट्र सरकार की बात होगी तो भदौरिया जी कूद पड़ेंगे जहां कांग्रेस की सरकार है। तो डिबेट नहीं, लेकिन क्या आज के वक्त में जरूरी है ज्यादा समझना कि इस वक्त जो हालात हैं प्रदेश में हम उस पर चर्चा करें, या फिर जिसने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं और उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ हो या फिर सियासत हुई हो, उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, चूंकि समग्रता से आप जब चर्चा करेंगे, जब आपके चैनल पे लोग जिम्मेदार बनते हैं बैठ के, हम खड़े हैं तो उनके पूर्व की बातों को, उनके सर्वोच्च नेता की बात को याद दिलाना पड़ेगा ना कि भदौरिया जी की बात कैसे माना जाए। खड़े हैं, वैक्सीनेशन को कह रहे थे कि नपुंसक हो जाएंगे लोग, इनके एक एमएलसी ने बयान दिया था वर्मा वहां बनारस में। अब बताइए, फर्स्ट जो फेज चला वैक्सीनेशन का, उसमें कितने रोड अटकाए गए लोगों के द्वारा? ठीक है, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल सबसे एक करके। ठीक है मनीष जी गुजारिश है, एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं सबसे लेना चाहता हूं। अनुराग जी 1 मिनट आपके पास है, जावेद साहब आपके पास भी है। पहले अनुराग जी जो अपने आसपास आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप जिस भी तरीके से मदद कर रहे हैं या फिर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप सियासत कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, क्या आप वो 3 बातें सामने रखना चाहेंगे जिसके तहत व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके और जिस तरह से आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि तैयारियां पूरी नहीं है, आधी अधूरी है, वो दुरुस्त हो सके? सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑक्सीजन की किल्लत आपने बताया, और क्या क्या बातें हैं? देखिए, ऑक्सीजन की परेशानी मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, मुहैया कराया ऑक्सीजन, एक बात। दूसरी बात कि इनके यहाँ पे अधिकारी, जैसे मैंने नंबर भी बताया कि 100 कॉल मिला दो, जब हम लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज डालते हैं, रेफरेंस देते तो नहीं उठता, तो आम जनता की हालत क्या होगी? लोगों की मौतें हो रही हैं। इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये मनीष जी बता दें। ये सरकार को बचाने के लिए, अधिकारी को बचाने के लिए इतने परेशान है, क्या सेटिंग है इनके अधिकारियों से भाई कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहा हो, ये चिल्ला रहे हैं, झूठ सच प्रूफ करने में लगे हो। लोग की मौत होगी, मैंने बोला ना, गोविंद तिवारी की मौत हो गई, सुन लीजिए आप, और आप यहाँ झूठ सच की यहाँ नुमाइंदे। और दूसरा फोन आप नंबर का तो नंबर बता, एक अभी मेरे पास एक हमें सिलेंडर भेजना है, नंबर है 8004855299। वो उसने भी मैसेज किया है कि भैया ऑक्सीजन मेरी मदर की नॉर्मल हो गई है, अब मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं, और कोई मदद है, और कोई मदद तो भर्ती की होगी। अब ये आदित्य है कोई, अब इसमें क्या झूठ है क्या सच है? आपको किसी की मदद नहीं करनी तो झूठ सच दिखाई देना पड़ता है। अरे थोड़ा दर्द अंदर लाओ, मानवता लाओ, मानव धर्म खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई, सत्ता ही सब कुछ रह गया है। अरे कुछ दिन सत्ता को छोड़ दो ना, क्या सत्ता की ऐसी जरूरत है कि जिसमें हम तुम बचेंगे नहीं? अरे हम कह रहे हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी आपके साथ हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि सिस्टम क्या है। मनीष जी फोन मिलाते रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर आज आप मेरे साथ आवाज नहीं मिलाओगे तो कल भी आपके साथ ऐसा होगा, फिर क्या करोगे मनीष जी? फिर किस सरकार को बचाओगे? फिर इसी चैनल पे आके आपके परिवार वाले हो, हम आप सब हल्ला मचाएंगे कि सरकार गलत है। इसलिए कहते हैं समय रहते ही सरकार को चिताओ, सरकार के अधिकारियों को चिताओ कि समय से फोन उठा रहे लोगों की जान बच जाएगी।
नहीं तो मनीष जी हमारे आपके साथ भी होगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है जावेद साहब, बहुत परेशान होने की जावेद साहब, आपको जावेद साहब झूठा साबित करने में लगेंगे, मैं आपको झूठा साबित करने में लगूंगा और दोनों इस दुनिया नहीं सर, झूठ की लड़ाई नहीं, प्लीज अभी नहीं, ठीक है अब सवाल उठाए। जावेद साहब फाइनल कमेंट, इंसानियत के साथ खड़े होइए, जावेद साहब जहां पे वहां खड़े होइए। देखिए बिल्कुल दिव्यांश जी, इस उत्तर प्रदेश ये को बचा लेंगे। संक्रमण के संकट की विकरालता को सरकार को समझना चाहिए। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिस तरीके से मौतों का चित्कार है, मातम है, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों से नहीं बच सकती है। अगर वो जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागने का काम करती है तो उसका नैतिक बल खत्म हो जाएगा और उसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिम्मत जुटा पा रही है सरकार? क्या अधिकारियों ने सरकार को कहीं पर ब्लैकमेल कर रहे हैं जिस कारण से ये सरकार अधिकारियों को बचा रही है? ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया और सरकार की लापरवाही ने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया है। ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप जब जन कल्याण का रास्ता छोड़ देंगे, जब आप तानाशाही, अहंकार और आत्ममुग्धता के रास्ते पर चल देंगे तो यही परिस्थितियां पैदा होंगी। देश के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं और केंद्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, राज्य सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो जनता को ही आप नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम करेंगे? लगातार हाथ जोड़ के कहा जा रहा है कि इस मानवता की रक्षा करिए, जो लोग गंभीर हैं उनको आप सुविधाएं उपलब्ध कराइए, लेकिन वो नहीं अपने। अरे भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छी तरह याद रखना चाहिए दिव्यांश जी कि पिछली बार उत्तर प्रदेश के दो हमारे मंत्री काल के गाल में समा गए। इनको तो और व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन ये तो WHO की प्रशंसा में इतने मस्त है, ये लगातार चिकित्सा वैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज करते रहे और आज भी कर रहे हैं। देखिए क्या परिस्थितियां पैदा हो गई। मनीष जी फाइनल कमेंट। सर एक तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप है, उत्पन्न हो गई है, एक तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप है, एक तरफ वो तस्वीरें भी हैं जहां पर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं पर ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या आई, कहीं पर अस्पताल की अवस्था की बात सामने आई। अभी मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में इन बातों को सुनकर देखकर डर पैदा होगा या फिर जो तैयारियां आप कर रहे हैं उस पर भरोसा जगेगा कि जल्द ही कोरोना पर हम काबू पा लेंगे? देखिए दिव्यांश जी, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, पूरी केंद्र सरकार देश की जनता और प्रदेश की जनता के साथ खड़ी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की और जो समस्याएं मुख्यमंत्रियों ने बताई, तमाम पार्टियों की सरकारों के मुख्यमंत्री उसमें थे, उसको सॉल्व उन्होंने किया। जो उन्होंने दुश्वारियां बताई उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मई और जून माह में करीब 26,000 करोड़ से 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन की भी बात केंद्र की सरकार ने किया है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो सुचारू हो, इसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया है। जर्मनी से 23 प्लांट भी मंगाए गए हैं। जो भी औद्योगिक क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई जिसको रोक के सीधे हॉस्पिटल्स को दी जा रही है। क्रंच जहां भी है वहां सरकार की निगाहें हैं। और देखिए, मैं फिर से बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि डिबेट की भावना से अपने पक्ष विपक्ष में जो तर्क होते हैं वो रखा जाता है। किसी की माँ क्या चिल्लाएगी टीवी पे नहीं चिल्लाएगी, इसको भदौरिया जी नहीं कहना चाहिए। और दिव्यांश जी, आपको अनुमति भी नहीं देना चाहिए कहने का कि जो भी प्रवक्ता आते हैं वो इसलिए थोड़ी आते हैं कि उनके घर की बातें यहाँ चैनलों पर हो। और रही बात अधिकारियों से सेटिंग की, तो अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां अधिकारियों से सेटिंग करके अपने घर और अपने परिवार की बातें की जाए। यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रदेश की जनता को रिलीफ में मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। मैं फिर से एक निवेदन करूंगा, आगे से आपकी डिबेट में दिव्यांश जी कम से कम किसी प्रवक्ता या किसी पैनलिस्ट के घर परिवार की बातें न हो तो अच्छी रहेंगी। बिल्कुल घर परिवार की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं किसी के मुंह में अपनी बात नहीं डालता और जो वो कह रहे हैं उस पर मैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मर्यादा होती है, संयम बरतना सभी के लिए बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता के सामने जो मुश्किल इस वक्त आ रही है उससे लड़ने में और उन मुश्किलों से निकालने में सरकार लगातार प्रयासरत रहे और अगर विपक्ष कोई गंभीर सवाल उठा रही है तो उस सवालों को भी गंभीरता से ले। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में आज मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।